हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 7 के भूगोल यानी हमारा भूमंडल का पाठ 2 पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर ध्यान दोगे आप लोग। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, देखो स्थलाकृतियाँ जो है दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। स्थल और कृतियाँ यानी आकृतियाँ। स्थल और आकृतियाँ यानी स्थल यानी आपकी जो ज़मीन है या भूभाग है पृथ्वी का, जो उसकी आकृतियों के तो यहाँ पे कह रहा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ यानी लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, यानी पृथ्वी के अनेक आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन से हैं? महाद्वीप एवं महासागर। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कितने महाद्वीप हैं? कितने हैं महाद्वीप? पता है, नहीं पता है? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और हाँ, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, और हमारी इंडिया जो है वो किस महासागर के नज़दीक स्थित है, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के यानी पर्वत हो गया आपका, पठार हो गया और मैदान हो गया। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में कौन से आएंगे? टीले, यानी टीले का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक तरह से समझ लो पठार का छोटा रूप ही टीला होता है। मिट्टी का यानी उठा हुआ भाग जो होता है उसे हम टीला कहते हैं। और नदी घाटियाँ, घाटियों के बारे में जानते ही हैं। और डेल्टा, डेल्टा जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? चलो डेल्टा के थोड़ा सा मैं डेल्टा के बारे में अब बता देता हूँ आप लोगों को। तो 1 मिनट, थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ आप लोगों को डेल्टा के बारे में। ये आ गई, 1 मिनट, पेज नहीं खुल रहा है। कोई नया पेज नहीं आ रहा है, चलो इसी पे ध्यान देना। तो जैसे जहाँ से नदी का जो उद्गम स्थल होता है कि नहीं, वो और जहाँ नदी जा कर के समुद्र में मिलती है, जैसे इधर आके मिल गया, अब जैसे ये आपका है, ये समुद्र हो गया, और यहाँ से नदी चली हुई है, ये ऐसे चली है। तो जहाँ पे नदी समाप्त होती है, ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पता है, नहीं पता? सुंदरबन का डेल्टा, जो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। वह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो वहाँ पे आकर के मिल कर के सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें तमाम जैसे ये भागों में ऐसे डिवाइड होकर के जब नदी जो है समुद्र के जहाँ पर मिलती है, नदी में हो या छोटी नदी जैसे बड़ी नदी में हो, या और नदियाँ जैसे समुद्र में जा कर के मिल रही हो, तो वो तमाम जब वहाँ पर एकदम करीब पहुँचती हैं समुद्र के, तो उनके जो पानी की बहने की गति होती है वह थोड़ी धीमी हो जाती है, और धीमी होने की वजह से वो तमाम भागों में ऐसे ऐसे बट जाती है। ऐसे पंजे के आकार का, देख रहे हो, ऐसे जैसे बता रहा हूँ। तो ये जो होता है यही आपका डेल्टा कहलाता है। समझ गए, नहीं समझे? ये आपका भाग जो है डेल्टा कहलाता है, इसी आकार का ये, और इधर ये आपका समुद्र है ही है।
ये वाला भाग, ये सब समुद्र का भाग है ये सब। तो यहीं पे नदी आकर के मिलती, यही डेल्टा बनता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, पता है नहीं पता है? हिंद महासागर में। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अब स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। पृथ्वी की सतह के आकार एवं स्थलाकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह, सतह यानी ऊपरी भाग के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। समझ गए ना? अब अगली हेडिंग जो है उच्चावच, रिलीफ जो है ये आपकी उच्चावच है। धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप यानी पैटर्न को क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं, है ना? ध्यान दोगे आप लोग। कह रहा है धरातल की ऊंचाई निचाई, यानी धरातल कहीं पर एक बराबर सभी समतल तो है नहीं, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर पर्वत है, पठार है, और कहीं पे क्या है, घाटियां हैं जो नीचे हैं। तो उन सब के आधार को हम प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। आगे क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र की स्थलाकृति के निर्माण में शैलों, शैलों का मतलब क्या होता है, यानी चट्टानों को, यानी पर्वतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत, ध्यान दोगे यहाँ पर, इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों, कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, यानी निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका पर्वत, ध्यान दोगे, एक तो हो गया आपका पर्वत, दूसरा क्या हो गया, पठार, और तीसरा क्या हो गया, मैदान, है ना, मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। बताया ये प्रथम श्रेणी के कौन कौन से थे, महाद्वीप एवं महासागर। ये द्वितीय श्रेणी के पर्वत, पठार एवं मैदान हैं। तो पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन्स एंड हिल्स, ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग, माउंटेन एंड हिल्स के बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, कह रहा है पर्वत एवं पहाड़ी सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची, यानी आसपास के धरातल से, यानी जमीन जो आपके भूभाग है से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। समझ गए ना इस बात को आप लोग, यानी उससे कम वाले भाग को हम क्या कहते हैं, स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, साधारणतया समूह में होते हैं, है ना, पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं। इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं या माउंटेन रेंज कहते हैं। समझ गए नहीं समझे? जैसे क्या होता है, ध्यान दोगे यहाँ पर, ये ऐसे, ये तो आपके हो गए पर्वत, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जो होते हैं, ये हो गए आपके क्या, पर्वत। यानी एक जो है, एक वाला भाग क्या हो, ये भाग हो गया पर्वत, और जो कई सारे ऐसे ऐसे हो गए तो ये क्या हो गई, श्रृंखला बन गई एक। समझ गए ना, ये क्या बन गई, श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन, यानी ये जो है ये श्रेणी हो गई आपकी। तो ध्यान दोगे आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, और उसके बाद कहते हैं, हो गया आपका
जस्ट मिनट। कह रहा पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई विशालकाय वस्तु ऊंचाई पे हो काफ़ी, तो हम दूर से आसानी से उसे हम देख लेते हैं। एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। संकुचित का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे नीचे का भाग क्या होता है, नीचे का भाग फैला हुआ होता है, और ऊपर जाते जाते देख रहे हो ना, ये ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, ये तो ये भाग जो है ये क्या हो सकरा होता जा रहा है, यही संकुचित भाग होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए ना, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ये उत्पत्ति के अनुसार। समझ गए, ये वाली पॉइंट हमेशा याद रखोगे कि उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बलित या मोड़दार पर्वत, यानी फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का ये जो होता है प्रोसेस, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो है देखो, ये 2 प्रकार की, जब ये चट्टानें जो हैं ऐसे, जैसे ये एक चट्टान, ये एक इधर से है, ये वाली चट्टान है, और एक चट्टान ये है, ये। अब जब ये 2 चट्टानें आपस में टकराती हैं कि नहीं, ये ऐसे आकर के टकराई, तो एक भाग तो ऐसे नीचे आ जाएगा और एक भाग क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। या ऐसे ये दोनों आपस में ऐसे टकरा रही हैं, तो इनमें दोनों में जब इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है, तो ये भाग जो है उठने लगेगा, ऐसे ऐसे ये मुड़ जाएंगे, ऐसे इस आकार में आ जाएंगे। जैसे कि आपको ये चित्र में देखो, दिख रहा है ना, ये तो ये जो भाग है, ये बलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत बन गया ना, देख रहे हो, मुड़ गया। 2 चट्टानें ये आपस में टकराई ऐसे ही, तो इनसे क्या हो गया, ये बलित पर्वत बन गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ध्यान दोगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। बलित पर्वत के बाद इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, यानी आंतरिक अंदर से तमाम पृथ्वी गति, चूँकि अपनी धुरी पे भी गति कर रही है और सूर्य के चारों तरफ भी गति कर रही है, तो और उसके जब गति करने के कारण या पृथ्वी के अंदर जो और भी तमाम जो गैस वगैरह हैं या चट्टानें हैं, तो आपस में टकराती हैं, तो वही आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है। मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या बलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है, अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। कुछ प्रमुख बलित पर्वत में जैसे है आपका क्या, हिमालय पर्वत है आपका, एलबुर्ज जो है, ये आल्प्स है, ये एटलस है, ये टेकिंसबर्ग है, ये रॉकीज़ है, ये एंडीज़ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आदि हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन करें। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये रहा महाद्वीप। तो ये बड़ा तो होगा नहीं, थोड़ा सा मैप छोटा है, इसे आप लोग एटलस में देखने की कोशिश करेंगे सभी रेंज को। और यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे क्या है, खंड या भ्रंश पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत। ध्यान दोगे, विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। भ्रंश या दरार, जैसे ये चट्टान है, ये ध्यान दोगे आप लोग, ये चट्टान है और इनके बीच में ये जो है ये भ्रंश हो रहा है यहाँ पर, और चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने, यानी कुछ भाग देख रहे हो इस वाले चित्र में, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये भाग ऊपर उठ गया और ये भाग क्या है, ये नीचे दब गया। जैसे भ्रंशन होगा तो जो जिधर भ्रंशन होगा वो भाग नीचा हो जाएगा और उसके अगल बगल का भाग क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा।
तो धंसने से भ्रंश। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। ये रहा भ्रंश पर्वत अस्तित्व में। एक मिनट थोड़ा सा। भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी, घाटी जानते ही हैं, यानी पर्वतों के जो बीच में जो नीचे वाला भाग होता है, जो यानी चारों तरफ से क्या हो, पर्वत हो, और ऐसे पर्वत हो, और ये वाला भाग जो है इनके बीच का जो भाग है, ये वाला जो भाग है पर्वतों के बीच वाला, ये क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। यानी भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बारे में जानते हो, नर्मदा एवं ताप्ती भारत की ये दो प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ध्यान दोगे यहाँ पे। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को। एक मिनट देखो, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो है ये, तो ये इधर वाला, ये जो देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो जो ये ईस्ट साइड तो हो गया आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और वेस्ट साइड क्या है, ये आपका अरब सागर है। वेस्ट, वेस्ट मीन्स पर्वत, ईस्ट मीन्स पूरब, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो ध्यान दोगे आप, ये अरब सागर जो है, तो ये यहीं से, ये ऐसे नदी नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ जो है ये इस दिशा में बहती हैं। और सभी नदियाँ जो हैं कहाँ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में, जो प्रमुख नदियाँ हैं। और इन प्रमुख नदियों में ये जो दो नदियाँ हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो है ये विंध्य की पहाड़ी वाला ये वाला भाग है भारत में, ये वाला भाग, और इन्हीं विंध्य की पहाड़ी से ही ये दोनों नदियाँ इन्हीं के बीच से निकलती हैं। और ये क्या करती हैं, ये भ्रंशन यानी भ्रंश पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, ये भ्रंश, और यहीं पर ये भ्रंश बनाती हैं हुई ये यहाँ पे, और इन्हीं के बीच में भ्रंश घाटी भी स्थित है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हैं। समझ गए ना। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वॉल वॉल वासेज खंड या भ्रंश पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। देश के पश्चिमी घाट, देश के, ध्यान दोगे आप लोग थोड़ा सा, देश के पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये रहा ज्वालामुखी, कह रहा है वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी, ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग थोड़ा, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। समझ गए कि नहीं। जैसे ये आपका भूभाग है ना। अब यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा ये खुला भूभाग होता है, और पृथ्वी के अंदर से ये तो आपकी धरातल हो गई। ध्यान दोगे आप यहाँ पे, ये आपका धरातल हो गया। तो ये जो है एक मुख्य या खुला द्वार है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। समझ गए कि नहीं। यहाँ पर ये बाहर जो निकलता है ये लावा रहता है चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ फैल जाता है ये यहाँ से। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं।
इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। शंकु आप जानते ही हो, यानी ये क्या होता है, ये बराबर उठते उठते ऐसे ऐसे ये शंकु के आकार की हो जाती है आकृति। इसका ये वाला भाग देख रहे हो ना, यहाँ पे लावा इकट्ठा होते होते ये शंकु के आकार की हो जाती है ऐसे। ये हो गई ना शंकु के आकार की, ये इस आकार में बन जाती है। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये काफ़ी समय बाद जब लावा खूब निकलने के बाद कुछ समय बाद ये शांत भी हो जाते हैं। तो ये जो लावा यहाँ पे इकट्ठा होता है, जमता है, तो ये कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो इससे क्या होता है, इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोवा, चिम्बोराजो, क्राकाटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि। अपने शिक्षक की सहायता से इसका मानचित्र पर अवलोकन करें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कहाँ है, बैरन द्वीप पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि अभी भी उसमें से क्या है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे। देखो पठार जो होता है, ध्यान दोगे आप लोग थोड़ा सा, ये जैसे ये ज़मीन है, ये स्थल भाग है, तो इस पे जो ऐसे मिट्टी के ये ऐसे इस टाइप का जो आकार होता है, इसमें चोटी नहीं होती है, जैसे ऐसे ऐसे चोटी नहीं होती है, ऐसे ये जो होते हैं ये पर्वत हो जाते हैं, है ना, ये पर्वत हो जाते हैं। ये जो होता है ये पठार होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, यानी पृथ्वी से जो समतल भाग से ऊंचा उठा हुआ भाग और विशालकाय भाग, छोटा भाग नहीं, बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस, यानी ये क्या होता है, ये ऊपर से एकदम चौरस हो जाता है, ये भाग होता है। यहाँ पे कृषि कार्य वगैरह आदमी सब कुछ रहते हैं। इस पे रहने वालों को ऐसा आभास नहीं होता है कि ये पठार है या समतल भूभाग है, वो इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन चूंकि हमको पृथ्वी की ऊंचाई कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से, और उस समुद्र तल के आधार से ही हम इसका आकलन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि यह एक पठारीय भाग है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। विश्व का सबसे बड़ा पठार याद रखेंगे, इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा इसका उत्तर, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा उत्तर। तो ध्यान दोगे, परंतु इसका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होते हैं। ध्यान दोगे, यहाँ पर समतल एवं सपाट होते हैं। पठार के किनारे बड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। यानी प्रायद्वीपीय भाग जो है आपका, यानी विंध्य पहाड़ी के जो नीचे वाला भाग है, जो महाराष्ट्र आंध्रा वगैरह ये सब प्रायद्वीपीय भाग, तो भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र का अवलोकन करें। इसके बारे में मैप पे आप लोग जरूर अध्ययन करेंगे। साइबेरिया का जैसे पठार है आपका, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार है, ब्राज़ील का पठार है, कोलंबिया का पठार है, कनाडा शील्ड आदि। समझ गए कि नहीं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी आपकी, वो क्या है, मैदान यानी प्लेन। ध्यान दोगे यहाँ पर, मैदान क्या कहते हैं। मैदान तो आप लोग समझ ही रहे होंगे अच्छी तरह से, यानी ज़मीन का वह समतल भूभाग, समझ गए कि नहीं, जहाँ पे पेड़ पौधे घास वगैरह होती हैं, ये ऐसे है ना, तो इसे हम मैदान कहते हैं। प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलारूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है, यानी ये इनका ढाल क्या होता है, जाहिर सी बात है चारों तरफ जब समतल है तो इनका ढाल क्या होगा, ढाल का मतलब होता है यानी उनकी जो ऊंचाई नीचाई है,
समझ गए कि नहीं। यदि हम पानी डालते हैं तो ये पानी की क्या होगी गति, बहुत स्लो चलेगी। लेकिन ऊंचाई से हम डालेंगे, पर्वत या पठार से, पर्वत से सबसे तेज, फिर पठार से उससे थोड़ा कम, फिर उसके बाद अगर ये मैदानी भाग में आएगी तो जैसे ही पानी की गति क्या होगी, फिर वो धीमी पड़ जाएगी, बहाव उसका कम हो जाएगा मैदानी भाग में। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इसका ढाल मंद हो जाता है। ढाल मंद होगा यानी बहाव कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या है वहाँ पर, ढाल मंद है तो वह यानी समतल भाग आ गया। तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख, ध्यान दोगे, विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे, थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट लगा लेते हैं। मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान, यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान। देखो यहाँ पे यूरोप का मैदान, जैसे यूरोप महाद्वीप में साइबेरिया का मैदान जो है ये आपका रूस में पड़ता ही है, ये जो कि एशिया में पड़ता है। वांगहो जो है ये आपके चाइना में ही है। उत्तरी अमेरिका का मैदान यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है कनाडा और अमेरिका, ये मैक्सिको वगैरह वाला जो है क्षेत्र है। और मध्य एशिया का मैदान आदि। मध्य एशिया में जैसे आपका अरबियन कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें आपका जो कौन सा है, ईरान, इराक, ये सब जो भाग है आपका, सीरिया वगैरह, ये मध्य एशिया वाला भूभाग। तो ये आपका अध्ययन जो पाठ है यहीं पे समाप्त होता है। और इसके जो कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न उत्तर हालांकि मैं इसमें भी दे दिया हूँ, और इसको मैं आपको PDF के रूप में ग्रुप में अवेलेबल करा दूँगा। ध्यान दोगे यहाँ पर, है ना, ये जो है आपका दिया हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे रखा है मैंने। और इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें ज़रूर अवगत कराएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास यहीं पे ये, और कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप लोग ज़रूर बताएंगे मुझे। और इसके बाद लास्ट में यही है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। बहुत जल्द आप लोग इसे जितना जल्दी अगर ग्रुप को ऑनलाइन होने के बराबर बना देंगे, वैसे ही आप लोगों की क्लास ऑनलाइन चलने लगेगी। उस समय आप डायरेक्ट तुरंत के तुरंत कमेंट करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। जब तक 1000 सब्सक्राइब्स नहीं होते हैं तब तक क्या होगा, ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और इसमें जितने प्रश्न हैं ये सब आप लोग कर लेंगे। सभी प्रश्नों को मैंने दे रखा है ना। ये रहे, देखो आपके इसमें जो भी डाउट्स हैं इसे आप लोग अपना क्लियर करेंगे। और ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, बाय।